आइए दोस्तों, समय को बिल्कुल ही बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमारे 11 डेरिवेशंस हैं, लिस्ट आपके सामने दी हुई है। वीडियो को शुरू करते हैं, पहला डेरिवेशन देखते हैं। मैं अपनी वीडियो यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पूरी दिखाई दे ठीक से। ठीक है, आइए। पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, डायपोल के दोनों चार्जेस को इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और ये जो लाइन इन चार्जेस को ज्वाइन कर रही है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। अब डायपोल के एक्सिस पर किसी भी पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P। अब इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस प्लस वाले चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस माइनस वाले चार्ज की वजह से क्या फील्ड होगी, उन दोनों को जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, जोड़ूंगा डायरेक्ट नहीं, वेक्टर के लॉज से जोड़ूंगा। ठीक है, तो ये चार्ज है हमारा प्लस क्यू और ये वाला चार्ज है हमारा माइनस क्यू। और डायपोल की लेंथ हमने ले ली है 2L। डायपोल की लेंथ हमने ले ली है 2L। अब जब पूरा डायपोल जो है 2L लेंथ का है, ठीक है, जब पूरा डायपोल जो है 2L लेंथ का है, तो अगर मैं इसे बीच में से काट दूं, वैसे काटना नहीं है, अगर मैं इसे बीच में से काटने की चेष्टा करता हूं इस तरह से थोड़ा सा, ठीक है, अगर मैं इसे बीच में से काट दूं तो ये L हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब मैं इस P पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो ले लेता हूं यहाँ से R, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आपकी R। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचना, मुझे क्या करना था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। और हमें याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ठीक है, K आपको पता है 1/4πε0 और Q आपको पता है क्या होता है, चार्ज होता है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, और R क्या है, सेपरेशन है। तो हम क्या करेंगे, प्लस चार्ज से P तक की डिस्टेंस निकालते हैं पहले, यानी कि इतनी डिस्टेंस हमको पहले फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे, ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की होगी R और यहाँ से यहाँ तक की होगी L। अगर इस पूरे R में से इस L को घटा देता हूँ तो ये इतनी आ जाएगी, और यही तो हमको फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी R-L। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R-L। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ माइनस चार्ज से P पॉइंट तक की दूरी, वो कितनी हो जाएगी। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी। ये पूरा यहाँ तक तो R है, दिख रहा है आपको, और ये वाला ये आपको L दिख ही रहा है, तो ये पूरा हो जाएगा R और L को जोड़ देंगे R+L। अब कुछ भी नहीं है, सीधा इनको ऐड कर दो, काम खत्म आपका। कैसे करेंगे ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R², तो KQ/R की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे R-L, तो R-L का होल स्क्वायर माइनस KQ/R+L का होल स्क्वायर। अब ये कहाँ से आ गया, माइनस KQ/R+L का होल स्क्वायर। देखो माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो Q है ना, ये माइनस का है। ठीक है, दूसरी बात, R+L इसलिए लिया क्योंकि इसकी डिस्टेंस R+L है, और स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि फॉर्मूला है ना। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है हमें। अब कैसे हो जाएगा, ये E हो जाएगा आपका, ये यहाँ से KQ को कॉमन ले लेते हैं, KQ हमने ले लिया कॉमन, 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे थोड़ा सा आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो आराम से, जैसे हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। KQ कॉमन लिया हुआ है, R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर अपॉन R-L का होल स्क्वायर R+L का होल स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप 9th क्लास में जाइए, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाया जाता है ये। क्यों, देखो इन दोनों का हमने वो लिया, क्या लेते हैं उसे, LCM, ये आ गया और इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिंपल सी बात। अब क्या हुआ, KQ तो बाहर कॉमन है ही, इसको खोल दो, R² + L² + 2RL माइनस R² + L² माइनस के 2RL, क्योंकि ये A-B का होल स्क्वायर है, ये A+B का होल स्क्वायर है ना। और अपॉन में ये क्या है, R-L का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम R-L इंटू R-L। और ये जो दूसरा वाला है वो है R+L का होल स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं हम R+L इंटू R+L। सिंपल सी बात है। अब ये जो हमने किया है, इसके आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारा KQ है वो एज इट इज रहेगा, और अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये जो है R² + L² + 2RL, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ इन सब में, तो हो जाएगा -R² - L² और ये माइनस का पहले से ही है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2RL अपॉन में, ये देखो R-L R+L R-L R+L मतलब A-B A+B, यानी कि A² - B², यानी कि R² - L²। समझ गए बात को, देखो R-L इंटू R+L क्या होगा, R² - KL²। इसी तरह से दूसरा वाला भी, ये वाला, तो ये भी R² - L²।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी चीज को कर देंगे, देखो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर गया, एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर गया, 2RL और 2RL 4RL, तो के क्यू इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर 2 बार है, यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपका क्लियर है ही। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो Q4L कुछ ऐसा दिख रहा है, और हमने पढ़ा था कि डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है 2QL। तो एक काम करें, अगर यहाँ पे 2QL बन जाए तो मजा आ जाए, तो K बाहर ले लो और 2QL लिख लो। क्या बचा, देखो Q गया, L गया, 4 में से 2 गया, तो 2 बचा बाहर, 2 और 2 4 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और R बचा है अभी, R हो गया। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बनता है, और आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एल के कंपैरिजन में यहाँ पे एल देखो कितना सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बस इतना सा है एल, तो और आर कितना बड़ा है यहाँ तक, तो जब आर पहले से ही इतना बड़ा है एल से, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर्स की, स्क्वायर भी लग रहा है उसके ऊपर, तो अगर हम आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एल स्क्वायर को हम कर देते हैं नेग्लेक्ट। क्यों, क्योंकि ये आर स्क्वायर कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि, अब ये देखो 2QL क्या है, 2QL है आपका P। अब बोलोगे ये कहाँ से आया है, एक बार रफ कॉपी में करके तो देखो, K इंटू पी इंटू 2R अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर है माइनस एल स्क्वायर, अच्छा होल स्क्वायर भी था, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे होल स्क्वायर लगाना भूल गया मैं। अब देखो एल स्क्वायर तो यहाँ से गया, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई देखो एल स्क्वायर को मैं भूल गया यहाँ से, तो केवल आर स्क्वायर ही तो बचा, उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ आर की पावर 4, तो यहाँ पे मैं लिख दिया आर की पावर 4। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक आर है, इससे पावर 4 से हटके हो जाएगा आर की पावर 3, तो ये क्या 2KP/r³। इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने लिए तालियां बजा दीजिए, बहुत ही अच्छा आपने काम किया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसी को आप और लिख सकते हो कि 1/4πε0 का मल्टीप्लाई करके वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, के की जगह आप 1/4πε0 भी पुट कर सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। यहाँ पे हम पहले की तरह एक लाइन खींचेंगे सिंपल, और इस लाइन की लेंथ आपको पता है 2L होने वाली है। अब इस लाइन के मिड पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और इस वर्टिकल लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट P है ना, ये क्या हुआ इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल बोलेंगे हम इसे, और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। डायपोल की लेंथ क्योंकि 2L है, तो यहाँ पे L और यहाँ पे L हो गया, इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की L, सिंपल सी बात है, और यहाँ से यहाँ तक की भी L हो गई। और अगर हम बात करें पॉइंट P की दूरी डायपोल से, वो हो जाएगी R, हमने मान ली है R। ठीक है, अब इस P पॉइंट को इन दोनों चार्जेस से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। P से लेके और चार्ज तक की दूरी को मैं मान लेता हूँ X। अगर आपको इतना समझ में नहीं आया तो भाई उसमें मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। क्यों, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, अभी तो केवल हम मान रहे हैं कि इसको x मान लो, इसको r मान लो, इसको 2L मान लो। ठीक है, अब थोड़ा समझने की बात है। अब यहाँ पे देखो, मैं नहीं चाहता ये x वगैरह तीन वेरिएबल हों। एक काम करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सारे ट्राइंगल में। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x जो है वो हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल में। और अगर हम इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, इतना तो क्लियर है भाई आपको, मुझे पता है कि आपको इतना समझ में आ चुका है। अब यहाँ से हम लगाएंगे थोड़ी सी फिजिक्स। अभी तक तो हम थोड़ा सा मैथ्स लगा रहे थे, अब थोड़ी सी फिजिक्स लगाएंगे, फिर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो माइनस चार्ज होता है वो अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से तो दूर भागती है और माइनस की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से इस तरह से माइनस की तरफ बना देंगे। ये बोल दिया हमने E, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q से दूर भगाओ भाई इसे, तो प्लस Q से दूर भागेगी। अब आप बोलोगे ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि प्लस वाली लाइन पर ही बनाना है, मैं आगे उसे बढ़ा देना है लाइन को, तो इस तरह से हमने प्लस वाली लाइन पे बना दिया E। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, इसको हमें सॉल्व करना है आगे।
कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं इसे। यहाँ पे मैं इस वाले एंगल को मान लूंगा थीटा, इस वाले एंगल को मान लिया मैंने थीटा, और यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची ऐसे डॉट 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 करके। और आपने थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा हो तो यहाँ पे थीटा ये है तो ये वाला भी एंगल थीटा हुआ, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। अब ये वाला थीटा है तो थोड़ा सा और आप दिमाग लगाओ तो ये वाला थीटा हो जाएगा। और इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अगर मैं इसे रिजॉल्व कर दूं, ये वाला ई है, ये वाला जो ई है ना, इसका इधर ई कॉस थीटा आ जाएगा, ई कॉस थीटा आ जाएगा रिजॉल्व होके। और इस वाले ई का बी कॉस थीटा इधर ही आएगा, क्योंकि थीटा की तरफ कॉस थीटा आता है, तो इस वाले ई का भी ई कॉस थीटा रिजॉल्व होके इधर आ जाएगा। अब मतलब दोनों के कॉस कंपोनेंट जो है एक ही साइड में है। अब देखो इस वाले ई का साइन कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये हो गया आपका ई साइन थीटा। और इस वाले ई का साइन कंपोनेंट किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो ये भी हो गया आपका ई साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पे जो है आपका, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा और देखो, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा ये हो गया आपके 2e कॉस थीटा। अगर आपको कोई भी परेशानी ना हो तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं आप यहाँ पे अब सब कुछ मिटा के, अब मैं यहाँ पे सब कुछ मिटा के केवल 2e कॉस थीटा लिखने वाला हूँ। तो एक काम करो, आप ये सारा आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो समझने के लिए, क्योंकि आपको नोटबुक में सब कुछ रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं भी अपने आंसर शीट में ऐसे ही मिटा के कर दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको सब कुछ वहाँ पे दर्शाना पड़ेगा, रफ वर्क में भी नहीं करना है, ये सब वहीं पे दिखा के करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे कि ये जो है इन दोनों का जो रिजॉल्व होके आएगा वो इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 2e cos थीटा। अब कुछ भी नहीं है, हमारा जो ई नेट है, ई नेट वो आ रहा है 2e cos थीटा, और इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, ई की जगह क्या लिखेंगे, ई की जगह क्या लिखेंगे, k इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या है, आर स्क्वायर मतलब उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो चार्ज ये रहा और पॉइंट ये रहा, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हुई, x हुई। अब x का स्क्वायर है ना इनटू cos थीटा। cos थीटा क्या है भाई आपका, cos थीटा क्या है, थीटा ये रहा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस है आपका l अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपकी x। तो इस तरह से ये हो गया। अगर आप इसे थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो 2 इंटू के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर क्या है देखो ध्यान से, मैंने पहले ही लिख दिया था, एक्स का स्क्वायर है आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे एल अपॉन एक्स क्या है आपका, ध्यान से देखो एक्स है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब तो बस हो गया क्वेश्चन, देखो 2 इंटू के क्यू इंटू एल, तो ये हो गया 2k/QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है ना ये, और ये है 1/2, तो पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, और 1 प्लस 1/2 होता है आपका 3/2। आप 12th क्लास में हो, इतनी तो कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे क्योंकि देखो एल जो है वो छोटा है काफ़ी आर से, तो एल का स्क्वायर भी काफ़ी छोटा होगा आर से, तो उसमें ऐड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसमें ऐड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे एल को, एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हम नहीं देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2k/QL अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो k और 2 की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, यानी कि k को मैं इधर ले लेता हूँ और 2 को इधर ले लेता हूँ, 2QL अपॉन आर स्क्वायर, देखो 2 से 2 कट गया, आर की पावर 3 हो गई। अब देखो 2QL कहीं ना कहीं देखा देखा लग रहा है, अरे भाई देखा देखा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये होता है आपका डायपोल मूवमेंट, ये हो गया k इंटू पी अपॉन आर क्यूब, यही आपका आंसर है। और आप k की जगह 1/4πε0 भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम यहाँ पे निष्कर्ष निकालें, निष्कर्ष ये आया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट था वो था 2kp/r³। ध्यान से देखो पेज पलटो, अभी निकाला था है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट आया kp/r³, यही आया है ना। इसका मतलब क्या हुआ,
इक्वेटोरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल होता है वो दोगुना होता है इक्वेटोरियल के, है ना। ये आंसर आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल पर टॉर्क कितनी लगेगी। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनाई है और पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह बराबर दिखेगी आपको। क्यों? क्योंकि यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का मेथड होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं आसानी के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस तरह से एक मैंने लाइन खींच दी और यही रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ पे मैंने एक डायपोल रख दिया है इस तरह से, है ना। और ये जो डायपोल है यहाँ पे ये चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे इसका पे चार्ज है माइनस क्यू, है ना। अपना व्हाइट कलर लेते हैं फिर से। अब प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा प्लस क्यू पे इधर, कितना लगेगा क्यू इंटू ई, और माइनस क्यू पे लगेगा इधर क्यू इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनो। अच्छा आप बोलोगे यार ये तो माइनस क्यू ई क्यों नहीं आया, देखो ध्यान से, माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने अपोजिट डायरेक्शन बना तो दी तो उससे मैंने क्यू ई ही लिख दिया, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें। तो उसमें इधर लग रहा है क्यू ई और इसमें इधर लग रहा है क्यू ई, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस लगती हैं तो उसको हम कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? कपल। अब ये जो कपल है ना ये टॉर्क को जनरेट करेगा, कपल ही जो है टॉर्क को जनरेट करेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप याद रखना, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, आइदर फोर्स का मतलब किसी भी एक फोर्स को ले लो क्योंकि दोनों फोर्स बराबर ही हैं, क्यू ई और क्यू ई, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि फोर्स इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा ये जो डायपोल है ना ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है हमने, डायपोल जो है हमने थीटा एंगल पे रखा हुआ है। एक काम करते हैं इसके, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको तो इसके लिए हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और इस तरह से यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ये वाला एंगल क्योंकि थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये जो डायपोल है उसकी लेंथ हम कितनी लेंगे? 2l लेंगे, है ना। डायपोल की लेंथ हमने ले ली 2l। अब यहाँ पे ये 2l है और ये एंगल है थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बोल रहे हैं इसे, ये कितनी हो जाएगी? 2l साइन थीटा। रिजॉल्व कर लिया उसे। अब 2l साइन थीटा इसकी हो गई और फोर्स कितनी है? QE, तो हमने लिख दिया QE इंटू 2l साइन थीटा, ठीक है। इसको हम अगर इसी को हम रीअरेंज कर दें तो हम लिख सकते हैं 2QL इंटू ई साइन थीटा। अगर ये वाली स्टेप आपके समझ में नहीं आए तो एक बार रफ पेन लो और अपने आप करके देखो, समझ में आ जाएगी। क्या किया है मैंने? 2L को इधर रख दिया है Q के पास, है ना। 2QL क्या होता है? P होता है, डायपोल मोमेंट होता है, और ये ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा आपकी टॉर्क आ गई जिसको हम टाउ से प्रेजेंट करते हैं। और टाउ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P क्रॉस ई, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? P क्रॉस ई का मतलब क्या हुएगा? पी ई साइन थीटा। तो टाउ को हम ले सकते हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर हम चाहें तो इसे ले सकते हैं P क्रॉस ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब क्योंकि हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा। अरे वर्क डन, वर्क डन करना तो नाम ही सुन के हमें डर लगता है। अरे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है भाई, वर्क डन अभी हम निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे निकालते हैं। देखो हमें क्या करना है ना, यहाँ पे एक डायपोल रखा हमने और ये जो है मैंने थीटा एंगल पे रखा हुआ है, यानी कि मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया हुआ है डायपोल को। इधर है आपका प्लस क्यू और इधर है आपका माइनस क्यू। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको कराया है कि टाउ होता है आपका पी ई साइन थीटा। और एक बात याद रखना कि डायपोल को किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मुझे डायपोल का वर्क डन निकालना है बस रोटेट करने के लिए, और तभी मेरी पोटेंशियल एनर्जी उसी के बराबर ही आ जाएगी। तो अगर आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा जाता है कि स्मॉल वर्क डन DW इज इक्वल टू टाओ डी थीटा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप याद रख लीजिए। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे अब आगे तब हमारा आंसर आएगा DW इज इक्वल टू टाउ की जगह हम रख देंगे पी ई साइन थीटा।
पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब कुछ भी नहीं है इसमें, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब क्या है इसमें देखो, ई कांस्टेंट है क्योंकि ई यूनिफॉर्म दे रखा है पहले से ही, पी भी कांस्टेंट है क्योंकि पी क्या होता है 2QL। अब एल भी कांस्टेंट और क्यू भी कांस्टेंट, तो फिर तो पी भी कांस्टेंट। और नहीं तो इतना समझ लो ट्रिक के तौर पे कि जिसके साथ डी लगा हुआ होता है ना वो वेरिएबल होता है, तो थीटा वेरिएबल है तो साइन थीटा भी वेरिएबल ही होगा। तो एक काम करो, जो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा पूरा वर्क डन, और पी तो बाहर आएगा ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब इसे कर लो आगे सॉल्व। देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो वर्क डन इज इक्वल टू पी ई इंटू माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो वर्क डन हो गया आपका माइनस के पी ई कॉस थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। तो भैया रिंग के एक्सिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस रिंग का रेडियस मान लेते हैं हम एक्स, इस रिंग का रेडियस मान लेते हैं एक्स, नहीं चलो ए मान लो, इस रिंग का रेडियस मान लिया मैंने ए। ठीक है, तो सिंपल सी बात, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ए, और इस पर जो चार्ज है वो मान लेता हूँ क्यू, और ये जो चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है ये। क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, तो ये जो है इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, ये लो कर दिया डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा DL, ठीक है, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है DL, इस पर चार्ज होगा DQ, है ना, और एक्सिस बना लेते हैं इसका। इस तरह से मैंने इस रिंग का बना लिया है एक्सिस, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको भी सीधा कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक काम करेंगे, इस पॉइंट को जो है हम DL वाले एलिमेंट से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से मैंने इससे इसको जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है DL से लेकर P तक की, ये है हमारी डिस्टेंस R, और ये जो डिस्टेंस सेंटर से लेके P तक की जो डिस्टेंस थी, इसको मान लिया मैंने x। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो R स्क्वायर आ जाता है आपका, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो R स्क्वायर हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो कि R जो है A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, आगे जरूर कहीं ना कहीं काम आ सकती है ये वाली चीज़। और यहाँ पे क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यानी कि चार्ज अपॉन लेंथ आएगी आपकी लैम्डा। लैम्डा होती है आपकी यूनिफॉर्म चार्ज सिस्टम के लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, जो कि चार्ज अपॉन लेंथ होती है। चार्ज क्यू है, लेंथ कितनी होगी भाई, लेंथ होगी आपके रिंग का सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई इंटू रेडियस, और 2 पाई रेडियस मतलब 2 पाई ए, रेडियस है रिंग का ए, तो लैम्डा हो गया आपका क्यू अपॉन 2 पाई ए। और एक और चीज, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हमारे पास जो चार्ज है वो है डी क्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा DL। सभी को पता है ये वाला फॉर्मूला, तो कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा आपने। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा DL होता है, और लैम्डा क्या है हमारे पास, लैम्डा है आपका क्यू अपॉन 2 पाई ए, तो क्यू अपॉन 2 पाई ए हमारा लैम्डा है, तो लिख दो डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू DL। ठीक है, या फिर आप सीधा सीधा ऐसा लिख दो डी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए। इस चीज़ को भी याद रखना, कहीं ना कहीं जरूर काम आ सकती है ये वाली चीज़। ठीक है, अब जो है हम फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं, एक और पेज खोल लेता हूँ, शुरू से करेंगे इसको। ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं काम आएंगी, इसलिए मैंने लिख दी है पहले ही, क्वेश्चन करने से पहले ही। तो यहाँ पे मैं एक और बार फटाफट इन चीज़ों को बना देता हूँ, एक और बार फटाफट से इन सभी चीज़ों को फिर से बना देता हूँ, वीडियो पॉज करके। चलिए, मैंने सेम पिछले वाले पेज की तरह यहाँ पे भी एक डायग्राम बना दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल चार्ज है, और इस स्मॉलर चार्ज की वजह से ही स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे एक काम करेंगे,
एक और एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से अपोजिट, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अभी समझाता हूँ आपको, सब समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। देखो एक एलिमेंट जैसे मैंने यहाँ पे लिया है ना, सेम एलिमेंट इसके अपोजिट मैंने यहाँ पे भी ले लिया। अब देखो आपको पता है, क्या पता है भाई हमें, अभी बताता हूँ आपको क्या पता है। आपको सब पता है, देखो सब कुछ आता है आपको, अभी पता चल जाएगा। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ए से, जो प्लस चार्ज है उससे दूर भागता है, तो प्लस चार्ज से दूर भागेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। और आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी प्लस है, तो इससे भी दूर भागेगा, तो इधर भागेगा। हम एक काम करते हैं, कुछ एंगल्स मान लेते हैं, कुछ एंगल्स को मान लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट रुकना। हाँ, यहाँ पे आज अब थोड़ा घर में शोर शराबा हो रहा है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। हाँ, तो यहाँ पे एंगल मान लिया मैंने थीटा, ये वाला भी एंगल थीटा हुआ, सिमेट्रिक है, बराबर है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं इसे कंप्लीट करूँ तो ये वाला भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे मैं इसे करने वाला हूँ रिजॉल्व। अब मैं यहाँ पे इसे करने वाला हूँ रिजॉल्व। तो ये जो ई है ये इधर जाके हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ये वाला ई भी यहाँ पे रिजॉल्व होके आ जाएगा ई साइन, ई कॉस थीटा ही होगा, सॉरी। दोनों के दोनों जो है ई कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। इसका साइन कंपोनेंट की हम बात करें तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से आ जाएगा ई साइन थीटा, और इस वाले के साइन कंपोनेंट की अगर बात करें तो वो नीचे की तरफ इस तरह से आ जाएगा ई साइन थीटा। अब देखो आप लिखोगे साइन कंपोनेंट कैंसिल्ड ड्यू टू अपोजिट एलिमेंट, है ना, सिमेट्रिक एलिमेंट। क्योंकि देखो इस वाले एलिमेंट का क्या है हाँ, इस वाले एलिमेंट का जो सिमेट्रिक एलिमेंट है ये वाला, इसने इसका साइन कंपोनेंट कैंसिल कर दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो हमारा पी पॉइंट है इस पे अब जो मेन कहानी बन रही है वो है इस तरह से 2e cos थीटा। आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे ई लिख दिया, ये यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे डी होगा, डी साइन थीटा, डी cos थीटा। क्यों, क्योंकि हम स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से निकाल रहे हैं, तो वो डी आएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप इतना करेक्ट कर लेना प्लीज, है ना, इतना प्लीज आप करेक्ट कर लेना कि जो ई है उसकी जगह डी लिख लेना। तो पी पॉइंट पर आपका हो जाएगा 2 DE cos थीटा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। वो अब हमें निकालना है। कहीं हमने डी तो निकाल तो नहीं रखा पहले से ही, नहीं, अभी हमने डी क्यू ही निकाला था पिछले वाले पेज पर। अच्छा, तो डी निकालने क्या फिर, चलो डी निकाल ही लेते हैं। अब डी निकालने का समय आ चुका है। डी क्या होता है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। भाई डी क्या होगा, के इंटू डी क्यू अपन आर स्क्वायर। ये देखो ये हो, के तो आपको बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू। भाई ई होता है आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी हो जाएगा के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर का स्क्वायर मैंने पहले ही बताया था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहले लिखवा दिया था इसलिए। ठीक है, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी ही हो गया आपका के इंटू, तो डी क्यू हमको पहले से ही पता है, ये रहा क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए, और आर स्क्वायर भी है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है आपका। अब हमें यहाँ पे आर स्क्वायर मिल गया, आर स्क्वायर की जगह क्या रखना था हमको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वो भी रख दो अब। तो डी ई इज इक्वल टू के इंटू क्यू डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई ए इंटू 2। अब देखो हमारे पास डी भी आ चुका है, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो क्या है, 2 × DE cos थीटा। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 2 × DE cos थीटा, है ना। तो हमें निकालना जो है वो इंटीग्रेशन करके आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, है ना, 2 × DE cos थीटा। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से पाई ए तक, या फिर मैं अगर चाहूं इसी का दूसरा भी मेथड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई ए तक DE cos थीटा। अब बोलोगे ऐसा क्यों, ये क्या है और ये क्या है। ये देखो मैंने जब 2DE cos थीटा की बात करता हूं तो इस वाले एलिमेंट से भी ले रहा हूं और इस वाले एलिमेंट से भी ले रहा हूं, तो यहां से यहां तक ही इंटीग्रेट करूंगा केवल। लेकिन अगर मैं 2 हटा दूं, केवल DE cos थीटा की बात करूं, तो फिर मुझे पूरी रिंग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 2 पाई ए तक करना पड़ेगा, 0 से 2 पाई ए तक। तो एक काम करते हैं फिर, जो स्कूल वाले टीचर जो कराते हैं, जो स्कूल वाले टीचर कराते हैं वो होता है ये वाला दूसरा वाला। कैसा वाला, दूसरा वाला। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा 0 से लेके 2 पाई ए तक। तो इसी को कर लो फिर। अच्छा नीचे दूसरा वाला आ गया, कोई बात नहीं, यहीं पे कर लेते हैं इसे। चलो अगले वाले पे करते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा 0 टू 2 पाई ए। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सिंपल, बहुत ही सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 0 से 2 पाई ए तक है, डी ई की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से डी ई की वैल्यू पुट कर दो, के इंटू क्यू डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। यानी कि मैंने लिख दिया के इंटू क्यू डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट करनी है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और देखो थीटा ये है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस है आपका एक्स और हाइपोटेन्यूज है आर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि एक्स अपॉन आर। और मैंने कहा था काम आएगा जरूर, एक्स अपॉन आर है, सॉरी एक्स अपॉन आर। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो आर है वो कहीं ना कहीं काम आएगा, मैंने पहले ही लिखा दिया था। आर जो है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी को फिर से लिख दूंगा, 0 से लेके 2 पाई ए तक, और ये हो गया के क्यू डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, और एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इतना तो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका इतना क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इतना समझिए आप कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, और जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेशन के अंदर रहने दो। यानी कि ये हो जाएगा, बाहर क्या क्या आ जाएगा भाई, ये जो डी एल है ना, ये केवल वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये हो गया भैया 0 से लेके 2 पाई ए तक डी एल, इससे बाहर भी तो लेना था भाई, सॉरी, पहले बाहर ले लो इसमें से। ये हो जाएगा आपका के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए इंटू ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो ये जुड़ के हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका 0 से 2 पाई ए तक, और डी एल का इंटीग्रेशन होता है एल, ठीक है, डी एल का इंटीग्रेशन होता है एल, और 0 से 2 पाई ए तक जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यह जाएगा आपका पूरा का पूरा 2 पाई ए। तो ये जो है हो जाएगा हमारा के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। अब 2 पाई ए से 2 पाई ए गया, और ये जो हमारा फाइनल आंसर आया, वो आया के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो है आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग ऑन इट्स। अब हमको यहाँ पे गॉस लॉ को प्रूव करना है, चलिए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q मतलब उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है ना। तो मैं लिख सकता हूँ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q मतलब Q इनसाइड, है ना। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है, कैसे करेंगे ये देखिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्फेयर लेते हैं। स्फेयर तो ज़्यादा ही खतरनाक बन गया भाई, चलो थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। एक बिल्कुल गोल स्फेयर लेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, और इसके अंदर मैंने एक प्लस चार्ज रखा हुआ है बिल्कुल सेंटर पे, इसको मैंने बोल दिया Q। और इस स्फेयर का जो रेडियस है वो मैंने ले लिया R, ठीक है, इसका रेडियस मैंने ले लिया R। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी कोई एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, सारे एलिमेंट सिमेट्रिकल होंगे तो कहीं भी ले सकते हो। ये हो गया आपका ds, और इसके अंदर से जो फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। अब आप यहाँ भी लोगे तो भी वही पड़ेगा, यहाँ से ले लो, ये हो जाएगा ds, और वही यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, बात तो वही पड़ेगी, सब सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ इसकी फ्लक्स की, स्मॉल फ्लक्स की बात करते हैं, स्मॉल एलिमेंट की, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस 0, एंगल तो 0 हो गया ना इन दोनों के बीच का, डी एस और ई के बीच का। इसको हम बोल सकते हैं ई क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी एस क्या है, डी एस ही है ना, और डी फाई ये है ही। इसको इंटीग्रेट कर लो तो फाई टोटल हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना,
फाई टोटल हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर को बाहर लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब ये हो गया आपका फाई टोटल हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस का पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। जो आपका स्फीयर है उसका सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये बचा के क्यू 4 पाई, है ना। अब के की जगह रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 पाई। अब यहाँ 4 पाई से 4 पाई गया, बचा क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, खत्म हो गया है। अब हमें गॉस लॉ से कोलम्स लॉ को प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक स्फेयर बना लूँगा और इस स्फेयर के बिल्कुल सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया Q, है ना। सेंटर में मैंने एक चार्ज रख दिया Q और इसका जो रेडियस है वो हो गया हमारा R। और यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, इसका एरिया ऊपर यहाँ इधर की तरफ गया ds और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी एलिमेंट से वो आया हमारा E, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ जो है बाई गॉस लॉ, गॉस लॉ से हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और पता है कि जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और सीधी सी बात है कि हम जो है अब क्या करने वाले हैं, जो 4 पाई आर स्क्वायर है उसको नीचे लेके जाने वाले हैं, यानी कि उधर साइड में लेके जाएंगे। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसी को हम लिख दें क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या फिर इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जो कि E होता है, हमें पहले से ही पता था, अब प्रूव भी हो गया, है ना। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है Q इंटू ई होता है, सभी को पता है ना। तो F बराबर Q इंटू ई कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यही हो गया फिर से आपका F आ गया इज इक्वल टू, अच्छा Q दूसरा ले लो ना यहाँ पे, यहाँ ले लो Q2E, Q2 है ना। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसकी जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, निकाल देते हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही आसान है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। आप स्फेरिकल भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो उल्टा सीधा शेप, लेकिन सिलेंड्रिकल सबसे अच्छा पड़ता है इसमें। तो हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं सिलेंड्रिकल टाइप। इस तरह से मैंने एक सिलेंडर बना लिया है, लिख भी देना इसे गॉसियन सरफेस, इसको आप लिख देना साइड में गॉसियन सरफेस और लिख लो। अब अगर आप इस वाले फेस को देखो, यहाँ पे ds जा रहा है ऊपर की तरफ और E जा रहा है इधर तरफ, क्योंकि ये जो है ना यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर है और इस पे प्लस प्लस चार्ज है, पूरे पे इस पूरे पे प्लस चार्ज है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर की तरफ जाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ds इधर जा रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ पे जो है E डॉट ds जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर हम यहाँ की सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ds इधर हो जाएगा, E इधर जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, यहाँ पे भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ की, यहाँ पे E जा रहा है इधर और ds भी जा रहा है आपका इधर ही, तो यहाँ पे जो है हम निकालने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कैसे निकालेंगे, एक काम करो इसमें, क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है, एक बार इसको मिटा दो, ये ज़्यादा दिक्कत हो गई है इसमें। हाँ ये है ना। तो यहाँ पे क्या है आपको पता है कि क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसकी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा मान सकते हैं, जो कि Q बाई एल होती है। तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू लेमडा एल भी हम लिख सकते हैं इसको, है ना। और हम बात करें आपसे, तो हम लिखेंगे बाई गॉस लॉ, हम क्या लिख देंगे बाई गॉस लॉ, ई
डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई ये दोनों तो खत्म है, ये वाला और ये वाला तो पहले से ही खत्म है, ये वाला निकालना है हमें, बस तो खत्म कर दो अब इसे भी। तो ई डी एस कॉस जीरो का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और भैया डी एस रह जाएगा अंदर, ई आ जाएगा बाहर, कॉस जीरो होता है आपका 1, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है ना इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई नहीं होगा, आपका जो ये जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जो आपका सिलेंडर होता है ना उसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, इसलिए निकालना पड़ेगा भाई क्योंकि पहले हम स्फेयर ले रहे थे तो उसका एरिया होता है 4 पाई r², लेकिन यहाँ पे जो सिलेंडर है इसका ये वाला खत्म है मामला, ये वाला खत्म है, तो बचा कौन सा, कर्व्ड वाला। कर्व्ड वाले का सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई r h, और आर एच नहीं लेंगे हम यहाँ पे एल लेंगे क्योंकि वायर की लेंथ है हमारी एल, ठीक है। तो डी एस की जगह हम लिख देंगे ई इंटू 2 पाई r l इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या है, बस खत्म। अब ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू की जगह हम लेमडा एल अगर लिख दें, क्यू की जगह हम लिख देंगे लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू लेमडा, एक बार हाँ एक काम करते हैं थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, इसलिए इस वाली स्टेप को एक और स्टेप आगे खींच लेते हैं। ई इंटू 2 पाई r l इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो है एल से ये वाला एल चला गया और ई आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसी को आप कुछ अगर चाहें वेक्टर फॉर्म में लिखना तो आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, है ना। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। शुरू करते हैं, इसमें 3 केस बनेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक स्फेयर बनाया और एक खोखला स्फेयर है, शेल दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे इसका मैंने रेडियस ले लिया कैपिटल R, ठीक है। और पहला केस है कि पॉइंट जो है ना वो बाहर है, यहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ यहाँ से स्मॉल r, ठीक है। इसकी डिस्टेंस मैंने ले ली यहाँ से स्मॉल r, और ये पॉइंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है, इसको ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है ना मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा इस तरह से, स्फेरिकल ही है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही ले लेंगे हम। और यहाँ पे हम बताएं आपको तो यहाँ से डी एस हो जाएगा आपका इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल इधर ही है रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो मैं यहाँ पे प्लस प्लस बना देता हूँ पहले से ही। और सरफेस पर ही चार्ज होता है, चाहे स्फेरिकल शेल हो चाहे आपका कंडक्टिंग स्फीयर हो। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे, केस 1 है ये हमारा केस 1। केस 1 में क्या है, आउटसाइड पॉइंट है और जिसको हम बोलते हैं R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसमें हम लिखेंगे बाई गॉस लॉ, क्या हो जाएगा बाई गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा भाई डी एस और ई के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, तो ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ई बाहर आ जाएगा, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4 पाई r², ठीक है, क्योंकि वही होता है आपका स्फीयर का सरफेस एरिया। 4 पाई r² में r जो है वो स्मॉल लेंगे क्योंकि गॉसियन सरफेस का जो हमारा स्फीयर है उसका रेडियस स्मॉल r है, तो ये हो जाएगा e इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो e हो गया आपका, इसको रीअरेंज करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। ये हमारे पहला केस जो था आउटसाइड पॉइंट, उसका आंसर आ चुका है। अब आते हैं हम दूसरे केस पर, अब आते हैं हम केस नंबर 2 पर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और जल्दी से कर देते हैं। दूसरा वाला सबसे आसान है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमने लिया इसका रेडियस r, और ये भी जो है r यहीं ले लिया हमने बिल्कुल इसी पर एग्जैक्ट, मतलब ये समझ लो कि सरफेस पर ही बैठा है इस बार पॉइंट हमारा, तो हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। तो
केस 2 हो गया या तो ऑन द सरफेस, या तो लिख दो ऑन द सरफेस या फिर जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, है ना। तो हमने लिख दिया r इज इक्वल टू आर, तो वहाँ पे बस डायरेक्ट लगा दो। देखो e जा रहा है इधर और ds भी जा रहा है इधर, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और थीटा ज़ीरो ही है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, ई बाहर चला जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पे कैपिटल आर ही ले लेते हैं। तो ई, एक मिनट, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हैं, तो इस बार मैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखूंगा। तो ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और पिछली बार की तरह इसका भी लगभग वही आंसर आया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और या फिर लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपका इस वाले का आंसर। अच्छा, अब हमारा आता है केस नंबर 3, केस 3, आखिरी केस है हमारा। एक मिनट, जी देखिए, अब यहाँ पे केस 3 क्या है, यहाँ पे ये है हमारा स्फीयर, इसका रेडियस है r, इसके अंदर हमने एक पॉइंट लिया और यहीं पे हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, और ये स्मॉल r हो गया। तो केस 3 क्या है, पॉइंट जो है हमारा इनसाइड है, इनसाइड दी हमारा शेल, और r इज लेस देन r, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बाई गॉस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है ये शेल है, खोखली है, अंदर कुछ भी है नहीं, तो क्यू जो है जीरो हो जाएगा, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ई इसको और आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हो, ई डी एस कॉस ज़ीरो का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू ज़ीरो है, क्यू ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो रख दो इसकी जगह, और ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ई भी हो गया आपका ज़ीरो, तो आंसर हो जाएगा आपका ज़ीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन कंडक्टिंग शीट की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक शीट बना लेता हूँ इस तरह से, खतरनाक बन गई भाई। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई, कुछ इस प्रकार, जी कुछ इस प्रकार मैंने शीट बना ली है ताकि आपको क्लियर दिखे, मतलब ये कुछ इस तरह से मेरी शीट है। अब यहाँ पे जो है ना ये यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी कि इसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, बीच में से कुछ चार्ज को मिटा देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और यहाँ पे एक पार्ट लेता हूँ, एक हिस्सा लेता हूँ, और कुछ इस तरह से मैं क्यूबॉइड गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्यूबॉइड गॉसियन सरफेस बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में आए तो मुझे बताना। देखते रहो और खुद भी बनाओ। ठीक है भाई, इसी तरह से हम यहाँ पे बना लेंगे एक, और लो भाई ये भी बन गया। अगर आप ध्यान से देखो ये क्यूबॉइड बन चुका है, और इसकी ये वाली जो साइड है इसको अगर आप ध्यान से देखें, इस वाली साइड को, तो यहाँ पे डी एस इधर जाएगा और ई भी इधर ही जा रहा है। इस वाली साइड को देखो तो इसका भी डी एस इधर जाएगा और ई भी इधर ही जा रहा है। लेकिन बाकी चारों फेसेस पे अगर आप ध्यान से देखो तो डी एस जा रहा है इधर, है ना, और ई जा रहा है इधर, तो 90 डिग्री हो गया, कैंसिल हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया। ठीक है, इधर इस पे भी देखोगे तो डी एस इधर जा रहा है और ई इधर जा रहा है, तो यहाँ पे भी फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी के चारों फेसेस पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा, केवल यही, इसको मान रहा हूँ मैं S1 सरफेस 1, इसको मान रहा हूँ मैं S2 सरफेस 2, इन दोनों पे ही हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो हमारी शीट है, शीट यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसकी मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेता हूँ सिग्मा, या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी मान लेता हूँ मैं सिग्मा। तो ठीक है,
अब क्या करते हैं, समझते हैं इसको। फाई टोटल हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सीधी सी बात है गॉस लॉ से। और यही यानी कि फाई सरफेस 1 का प्लस फाई सरफेस 2 का फ्लक्स है ना, ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ई इंटू इसका एरिया मान लिया मैंने ए, इसका एरिया मैंने मान लिया ए, और इसका भी एरिया कितना ही होगा, ए ही होगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने लिखा ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई देखो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा तो 0 है ही, तो cos 0 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि मैंने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मानी थी, तो क्यू होता है सिग्मा इंटू एरिया। क्यों, क्योंकि सिग्मा होता है क्यू अपॉन एरिया, तो क्यू हो गया सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ पे 2 इंटू ई ए और ई ए 2 ई ए, और क्यू हो गया सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ए से ये वाला ए गया, तो ये हो गया 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसमें एक चीज ध्यान से देखें तो यहाँ पे आर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, यानी कि 2 यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट्स हैं हमारे पास, तो उन्हीं का जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई इसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी भी प्लस सिग्मा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले की तरह ही, और यहाँ पे भी प्लस प्लस होगा। बस वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया हुआ था वहाँ, और यहाँ पे मैंने इसी को सीधा सीधा दिखा दिया है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है ना। तो हो गई, और यहाँ पे भी प्लस प्लस हो गया। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान से देखें तो इसकी वजह से इधर देखो, इधर जाएगा फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी इधर ही होगा फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्या इधर नहीं होगा, इधर भी होगा। देखो इधर गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और लेकिन इसका इधर आ गया उल्टा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कट गए बराबर थे, तो ये जो है कट के 0 आ गया आंसर इसका। अगर आप इधर देखो तो इस वाले का इधर आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले का भी इधर जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इधर ये दो हैं सेम, इन दोनों को प्लस कर देंगे 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर इधर की डायरेक्शन में, ठीक है, इधर तो 0 है ही, और इधर भी सेम इसी की तरह इधर की डायरेक्शन में यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये होता है हमारा खत्म। मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, नेक्स्ट चैप्टर्स के भी हम कराएंगे सारे के सारे डेरिवेशंस, पूरी कोशिश करेंगे कराने की, और आप चाहें तो नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं उसके लिए। थैंक यू।